नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे और परिवार सहित खुश होंगे। यूपीपीसीएस प्री और आरओ और एआरओ एग्जाम दोनों की डेट डिक्लेयर हो चुकी है और अब दुविधा ये है कि 27 जुलाई को आरओ का एग्जाम है और अक्टूबर में 12 तारीख को पीसीएस प्री का एग्जाम है। तो सारे जो छात्र हैं वो फोकस कर दिए होंगे आरओ और एआरओ पर, लेकिन आरओ और एआरओ एग्जाम को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है, टारगेट को लेकर के कंफ्यूजन है, कैसे पढ़ें, तमाम पुस्तकों का ढेर लगा रखा है। तो बच्चों के लिए आज का जो सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ बिंदुओं को कि बदलते पैटर्न के सवाल कैसे हल करें। मैं एनालिसिस करूंगा और एनालिसिस करूंगा पीसीएस से, क्योंकि आयोग ने पीसीएस में लगातार झलक दे दी थी। तो ये मानिए कि पीसीएस के पैटर्न को ही हम मानते हैं कि आरओ और एआरओ में वो अप्लाई कर सकता है या यूपीएससी का पैटर्न अप्लाई कर सकता है। इसीलिए पीसीएस जो प्री एग्जाम है उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या पढ़ें? तमाम किताबें हैं आपके पास में, नोट्स का ढेर लगा रखा है, हर एक कोई स्ट्रेटजी बता रहा है और हमारे नोट्स से फंस रहा है, ये तमाम ऐसे लोग दावा कर रहे हैं। आप क्या निर्णय लें, इसको लेकर के मैं डिस्कस करूंगा। टॉपिक जो पाठ्यक्रम के जो टॉपिक हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, गंभीरता है या जो ट्रेंडिंग है, करंट अफेयर्स में जो टॉपिक बहुत ज्यादा सेक्शन में मतलब चर्चा में बने हुए हैं, तो उनके नोट्स कैसे बनाएं, उनको सिलेक्ट कैसे करें। तीसरा पॉइंट मेरा ये रहेगा। दूसरा है कि डेली जो टारगेट है, अब मैं कह दिया डेली टारगेट में मैंने भी तमाम यूट्यूब को देखा तो देखा उसमें टारगेट दे दिया। अरे टारगेट वो होना चाहिए जो अचीव हो सके। अब एक ही दिन में पूरा लगा दिया कि एंशिएंट हिस्ट्री को 2 भाग में डिवाइड करते हुए रिवाइज कर लीजिए। ये जो तैयारी कर चुके छात्र हैं, 3-4 साल दे लिए हैं, 3-4 बार एग्जाम दे लिए, 3-4 साल अपने आप को रगड़ दिए हैं, उनके लिए तो हो सकता है कि आसान हो जाए कि भाई एक दिन में बैठ करके हम आधा सब्जेक्ट खत्म कर डालें, है ना, 1/4 खत्म कर डालें। लेकिन न्यू कमर के लिए या जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं या जिसने एक ही बार पाठ्यक्रम तैयार किया है, तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। तो टारगेट कैसा होना चाहिए? अचीवेबल होना चाहिए और उसके जो बिंदु हैं, यानी पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है और टॉपिक के जो बिंदु हैं उसकी स्पष्ट समझ होनी चाहिए। इसको लेकर के भी मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये जो बृहद विश्लेषण आपको कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। रियलिटी में ये मेंटरशिप है, ये प्रोग्राम है। ठीक है, सबसे पहले मैं प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं जो पीसीएस में पूछे गए। ये जो प्रश्न है वो पीसीएस का प्रश्न पत्र है जो भी लेटेस्ट हुआ है 2024 वाला। ठीक है, अब इसमें देखो, मैं अपने बच्चों से जो मुझसे जुड़े रहे हैं उन्हें मालूम होगा, मैं इस टाइप के प्रश्न बहुत पहले से कराता रहा हूं। ठीक है, आपको भी करना चाहिए और आपके भी टीचर करा रहे होंगे। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से जो वंशावली है उनको पूछ लिया जाता है। जो इसमें देखो कि निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए और आरोही क्रम कालक्रम के अनुसार से लगाइए। इन्होंने 4 शासकों के क्रम दे रखे हैं, उनको लगाना है। तो अब आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कौन से वंश है, उनका क्रम क्या है। मुगल वंश है, है ना, मुगल के बाद जो उत्तर मुगल काल है उनका क्या क्रम है, या बंगाल के शासक कौन से, अवध के नवाब कौन से थे, है ना, मालवा में किस किसने शासन किया, इन शासकों का क्रम, सैन वंश जो है ना, कदम वंश है, सातवाहन वंश है, तमाम ये वंश हैं, उनकी वंशावली आपको याद करनी ही पड़ती है। अब ये इस तरह से पैटर्न पूछ रहा, मुझे लगातार 3 बार से लगातार ऐसे प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं आयोग में, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ और ईआरओ हो। अच्छा, अगर आपको एग्जैक्ट अगर नहीं मालूम है तो अब क्या याद ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसकी जो बेसिक समझ होनी चाहिए, आपके जो नोट्स होने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए। और आप जहाँ टेस्ट सीरीज ले रहे हैं उनमें ऐसे प्रश्न शामिल जरूर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से वो टेस्ट सीरीज आपके लिए उचित मार्गदर्शन देने वाली नहीं होगी और सफलता में उतना मुझे लगता है योगदान नहीं दे पाएगी। ठीक है, और जब ऐसे प्रश्न होते हैं तो हल कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना, ऐसे जब प्रश्न होते हैं तो पहले आप क्रम लिख लिया जाता है और फिर उन्हें क्रम से लगाते हैं। और लगाने के बाद में जो इनमें 4 हैं, जैसे ये 7-8 आपने लिख लिए और ये 4 है, उन्हीं को क्रम से आप लगा लीजिएगा। जो नहीं है उन्हें काट दीजिए। यानी पहले क्रम लिखने के बाद
क्या करो, जो इसमें है उन पे या तो प्लस ऐसे टिक लगा लीजिए, तो उससे आपका क्रम हो जाएगा। ये एक तरीका है ना। तो इस तरह के प्रश्न आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं कंसेप्ट वाले प्रश्न का, हालांकि ये प्रश्न बहुत सरल था, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे गलत भी किया। सिंपल प्रश्न था कि देखो, प्राचीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में बहुत से नदी बंदरगाह के संदर्भ मिलते हैं, वहां सामान और यातायात के बड़े गोदाम थे। हम जानते हैं कि जो आरंभिक सभ्यताओं का जो विकास है वो नदियों के किनारे ही हुआ। कारण क्या था कि एक तो पानी की और व्यापार के लिए बहुत सुविधा हो जाती थी, और जब व्यापार होगा तो स्वाभाविक क्या है, सामान और यातायात के बड़े गोदाम भी होंगे। ये कंसेप्ट वाला प्रश्न था। अब ये कब आएगा, जब आपको टॉपिक की बेसिक समझ होगी। तो अब वो जमाना चलेगा कि पहले रटा हुआ और वो 60-70% करके निकल जाते थे, रिपीट हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है, आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं रटरंतु तोतों को बाहर कर दूंगा। ठीक है, अब आप तोता बनेंगे या बाज बनेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो बेसिक समझ करनी पड़ेगी। और तमाम जो टारगेट दे रहे हैं कि ये इसका टारगेट, ये इसका टारगेट, आप हो सकता है कि उससे थोड़ा आपको लग जाए, एक शेड्यूल मिल जाए, लेकिन रियलिटी में तो ये है कि आप टॉपिक को डिसाइड करेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके टेस्ट सीरीज लगाएंगे, फिर समझेंगे कि वो टॉपिक आपको कवर हुआ है या नहीं। तो बजाय मात्रा के आप क्वालिटी पे काम कीजिएगा। क्वालिटी पे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब तो कथन इस तरह से भी है, कथन 1 और 2 ये प्रश्न आ जाते हैं। तो इनको प्रश्न करते वक्त आप ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है तो उसे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर टिक लगा लेंगे ये सही है या गलत है, सही है गलत है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये मार्क करेंगे। अब देखो, बंगाल के निम्नलिखित सैन्य शासकों का आरोही क्रम है। ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, इसलिए इस पे कह रहा हूं कि आप अपने नोट्स को अपडेट अभी से कर लीजिएगा। इसको नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप कर सकते हैं। 10-10 दिन का टारगेट बना करके 6 सब्जेक्ट बड़े आसानी से कर सकते हैं। आज भी नहीं है तो मेरे से आपको संपर्क कर सकते हैं। साथ ही अब जैसे ये तो आ गया, शासक का क्रम है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न ऐसे रिपीट मार दे। अब हो सकता है जैसे खिलजी आ जाए और खिलजी के आक्रमण का क्रम पूछ सकता है। किसका आक्रमण या विद्रोह का क्रम पूछ सकता है। अब जरूरी नहीं कि अब यही आए, हो सकता है कि किसी शासक के समय जो विद्रोह हुए हैं उसका क्रम पूछ सकता है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो घटनाएं हैं, कब उसने दुआ में कर वृद्धि की, उसने कब दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, तमाम उसके जीवन की घटनाएं हैं, उनको कर सकते हैं। अकबर में जैसे उसने सती प्रथा का कब अंत किया, तीर्थ यात्रा का कब अंत किया, मनसबदारी कब स्टार्ट की, दहसाला पद्धति कब उसने लागू की, है ना, तो महजर की घोषणा कब की, इनका भी क्रम पूछा जा सकता है। और उनके जो मुख्य दरबारी हैं, नवरत्न हैं, उनमें पूछा जा सकता है। जैसे आप ये मान लीजिए अकबर के नवरत्न के थे, विक्रमादित्य के नवरत्न थे, अष्टदिग्गज कहाँ थे, है ना, अष्टप्रधान कहाँ थे, ये आपको याद होने चाहिए। और विशेष करके किसी शासक का अगर कल्चर पे ज्यादा काम है, संस्कृति पे ज्यादा काम है, तो वहां कौन से कवि थे और उन्होंने क्या लिखा, किस शासक ने क्या लिखा। आजकल इस बदलते हुए पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कल्चर वाला जो पार्ट है वो अब बढ़ रहा है। अब देखो, अगले टाइम में बात करें तो देखो फिर वही आ गया, जैसे बैरम खां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हालांकि विवादित प्रश्न था लेकिन अगर आप अब रटने से कैसे काम चलेगा, इसे रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा तब तो ये निकलेगा ना। अब यहाँ पर आप देखिए, बहुत 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम लगाइए। तो मतलब है जो आरोही अवरोही के आधार पर जो प्रश्न है उनकी संख्या बढ़ी हुई है। अब जैसे ये पूछ लिया मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, हालांकि पहले पूछा जाता रहता था, अब ये क्या कर दिया, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। तो अब यहाँ से हो सकता है कि ये आज ही हो रहा है और अगला बार ये हो जाए, इसकी स्थापना दे रखे और उन्हें मिलान कर दे, या इनके जो मुख्यालय है वो दे दे। ये पूछा जा सकता है। हो सकता है सूचकांक यहाँ दे रखा हो और भारत की स्थिति दे रखी हो, वैसा पूछ ले। तो अब आप इस तरह से जो नोट्स बनाएंगे, जो टेस्ट लेंगे, तब जाकर के आप कामयाब हो पाएंगे। अब देखो, जैसे मुझे लगता है जैसे ये आया, और मैं बार बार बोल रहा था बच्चों से कि आप जो 2 सेक्शन में बांट लीजिएगा योजनाओं को मोदी सरकार की।
2014 से 2019 और 2019 से लेकर आज तक है, 2 है। और मोदी सरकार को है, और उनके इम्पैक्ट देख लीजिएगा, बजट में उनका आवंटन देख लीजिएगा, जो बजट में ज़्यादा चर्चा रही है वो ज़्यादा पूछी जा सकती हैं, और विशेष करके जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाली योजना है, सामाजिक न्याय को बढ़ाने वाली योजना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। साथ ही पुरानी वाली योजनाएं भी टाप देता है उसमें, है ना। तो आपको 2009 के बाद जो योजनाएं आई हैं वो पूछ लीजिएगा, तो मुझे लगता है फिर आपका हो जाएगा। अब ये आपको क्या लगा दिया, कूटनाक नहीं है, क्रम से लगाइए। अब जब आपके पास एग्जैक्ट डेट ही नहीं होगी तो आप कैसे लगा पाएंगे, आप सोचिए आप, है ना। तो इस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। अब देखिए, निम्नलिखित सूचियों में पुस्तकों के नाम दे रखे हुए हैं, मिडल हिट्समैन, कॉल्डर, एट द एडम स्मिथ है। तो देखिए, जो इन्होंने 2 जो चर्चित ले लिए और 2 अनचर्चित ले लिए, तो अब वो वाला समय चला गया कि आप 4-5 किताब रट लेंगे, नहीं। अब डेप्थ में आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सिद्धांत समझना पड़ेगा, और अगर कोई जो फेमस आपका विचारक है उसने कोई किताब लिखी है और वो किताब का संबंध उस सिद्धांत से है, तो आप जरूर याद करेंगे। ये तमाम मैं मुद्दों को मेंटरशिप में आपको देता हूँ, बताता हूँ अपने हैं। अगर आपका ये मेंटर दे रहा है तो द सो गुड है, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपने आप को स्वयं इस तरह से तैयार कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा नंबर है आपके पास में, वहां से आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये वाला देखिए पॉलिटी उसका था प्रश्न पर्यावरण का। तो पर्यावरण हो, इकोनॉमिक्स हो, यहाँ पर शब्दावलियां बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। सीधा पारिस्थितिकी निकेत पूछ लिया उसने, है ना। तो ये इस तरह से जब टर्मिनोलॉजी से प्रश्न पूछ लेता है या चर्चित शब्द पूछ लेता है, अभी हाल ही में चर्चा में ये शब्द क्यों बना हुआ है, या कोई प्रजाति चर्चा में हुई हो, कोई स्थान चर्चा में हुआ हो, तो ये जो आपका होना चाहिए, आपका पकड़ उस पर होना चाहिए, निगाह उस पर होनी चाहिए। साथ ही टर्मिनोलॉजी की तो परिभाषा याद होनी चाहिए, जैसे ये आई है पारिस्थितिकी निकेत किसे कहते हैं। अब देखो, ये तो हालांकि आप जानते हैं कि जहाँ राष्ट्रीय उद्यान है और किस राज्य में है, आप याद करते रहिए उसको। अब देखो, ये वाला जो प्रश्न है, मेरा कहने का मतलब ये था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अब कौन से कथन एक सही है, कभी अभी इसी में एक और पैटर्न चलने लगा है कि युग्म कितने सही हैं, है ना। अब उसमें ये क्रम 1-2 नहीं देगा, वो युग्म पूछ लेगा कितने युग्म सही हैं, 1 युग्म सही है, 2 युग्म सही है, या 3 उन्होंने पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो, पूरा वही उसी तरह से पूछने लगा हुआ है। अब वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी दे रखा है और उसके सारे पॉइंट्स उसमें शामिल कर लिए। तो अब कोई पार्टी है, कोई संगठन है, कोई घटना है, कोई षड्यंत्र केस है ना, या कोई योजना है, क्या रिपोर्ट है, अब उसके अंदर तक के तथ्य आपको याद होने चाहिए। अगर आप इस पैटर्न पे आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप डेंजर जोन में है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर लीजिएगा। इस पेपर को ही अब द्वारा आप रैंडम इसे उठाइए और लगाइए 2024 वाले का, फिर देखिए आपसे कितना बन रहा है। अगर रियलिटी में आज भी आप 50% अगर इससे नहीं बना पा रहे हैं तो आपको एक अच्छे मेंटरशिप की जरूरत है, अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, कोचिंग की तो नहीं, लेकिन हाँ, आपके पास एक व्यक्ति होना चाहिए जो आप प्रेशर दे करके ये काम करवा ले। तो तमाम मेरा आज कहने का मतलब था, जैसा भी दे दिया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन है। अब कार्यक्रम की दृष्टि से लगाइए, फैक्चुअली क्वेश्चन है, लेकिन कितना टिपिकल कर दिया, क्रम से लगाइए, क्रोनोलॉजी दे दी उसकी, है ना। तो ये जो प्रश्न है अब ये पूरा, और ये मैं तो खूब कराया हूं अपने यहाँ, तो ये आसानी से कराया हूँ, वीडियो भी पहले के पड़े होंगे, आप देख सकते हैं इसका। तो कहने का मतलब है, अब जैसे सहमति की आयु अधिनियम 1891 है, उसके अंदर तक का तथ्य आ गया ना, पूरा डिटेल आ गया, पूरा सार, उसका इसेंस निकाल के बाहर रख दिया है। तो आयोग चाहता है कि मेरे पास रटंतु तोता नहीं आए, क्रिटिकल एनालिसिस वाले लोग आए, और बदलती दुनिया में, इस बदलते समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है और उसे डायनेमिक तरीके के अधिकारी चाहिए, चाहे वो आरओ या आरओ के लेवल पे हो, चाहे पीसीएस के लेवल पे हो। तो सरकार की डिमांड है ये, क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग उनको चाहिए। आप अगर उसमें नहीं है तो स्वाभाविक है आप बाहर हो जाएंगे, और होना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोग तो जाए ही नहीं अंदर। जो रट्टू मारते रहते हैं, वहां रटंतु का थोड़ी काम होता है ना। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपको बता दिया कि ये आज का हमारा पैटर्न था। इस तरह से ही पूरा पेपर लगभग ऐसे ही आया है। और अगर ऐसे 80 प्रश्न आ गए और आपने अगर इस पैटर्न पर तैयारी नहीं की है, जैसे कथन कांड वाला, है ना,
कथन है और कारण है, तो निश्चित आप सुधार हो जाएंगे। इसलिए अपने दिमाग को खोल के बैठिए, हटिए मत, समझिए, और डेली टारगेट के चक्कर में ये मत रहिए कि एक ही दिन में बहुत कुछ कर दे रहे हो। जितना भी करिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का बैलेंस बनाते हुए चलिए, ठीक है। और फिर शाम को पर डे टेस्ट दीजिए, चाहे 10 प्रश्न का दीजिए। और आप अगर ये नहीं करते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी है, तो वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको करंट अफेयर्स और जीएस का टेस्ट रोज मिलता रहता है, 15-20 प्रश्न रोज मिलते रहते हैं, इससे आप मूल्यांकन अपना कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप जहां टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो वहां तो दीजिए। अब मैं बात करता हूं कि आप फोकस, अपने टारगेट पे फोकस रखिए। अब ये टारगेट आपने जो आरओ बनाया है, या ठीक है, या आपने पीसीएस बनाया है, ठीक है। तो आप पहली बात है पाठ्यक्रम को आप समझिए, पाठ्यक्रम को समझ करके कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और बदलते हुए पैटर्न पे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, इसको समझिए। हालांकि मैंने बता दिया है पहले, आप खुद उसका एनालिसिस कीजिए। अब बात आई फोकस होकर के टारगेट कैसे हम करें। अब जैसे मैंने कहा कि आपको वैदिक काल करना है, सपोज दैट वैदिक काल है, ठीक है। अब वैदिक काल को मालूम होना चाहिए वैदिक काल का समय क्या है, ठीक है। इसे किसने, वो वैदिक काल को आर्यों ने अगर बनाया तो ये आर्य कहां के निवासी थे, ये होना चाहिए। फिर आर्यों का विस्तार, इनका जो साहित्य है, ठीक है, इनकी संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है, विवाह व्यवस्था है ना। तो ये सब आपको याद होना चाहिए, उनकी इकोनॉमी क्या थी। तो ऐसे जो टॉपिक है, तो मतलब अगर आपका वैदिक सभ्यता अगर दे रखा हुआ है तो इसके अंदर सब टॉपिक क्या होंगे ये बताने वाला आपके पास होना चाहिए, और आप उनको नोट करके फिर आप उन्हें पढ़िए, और पढ़ने के बाद फिर उसका टेस्ट दीजिए। चाहे टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हैं, किसी किताब, जो आपके पास किताब होगी तो उसमें भी पीछे दे रखे होते हैं, ऑब्जेक्टिव है, और प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिएगा, तो उसमें टॉपिक पढ़ने के बाद आप उनको जब हल करेंगे तो आपको आसान लगेगा। तो वो तब है जब आप अच्छे तरह से पढ़ेंगे। और मुझे लगता है एक दिन में आपका 3 सब्जेक्ट ही चलने चाहिए, ठीक है, 3 है सब्जेक्ट है। अब देखो, दो जीएस ले लो, ठीक है, और एक आपका हिंदी ले लो। हिंदी आप डेली करिए, चाहे भले 1 घंटा करिए। 2 जीएस में आप ले लो, जैसे अगर आप पॉलिटी लेते हैं तो पॉलिटी के साथ आप पर्यावरण भी ले लीजिए, आप जल्दी खत्म हो जाएंगे। और ये 15 दिन के टारगेट कर लीजिए, दोनों खत्म हो जाएंगे, बड़ी आसानी से खत्म हो जाएंगे, पेपर भी हो जाएंगे और ये इनका सिलेबस भी आपका खत्म हो जाएगा। करंट आप डेली, यानी हिंदी के साथ आप क्या लेंगे, करंट लेके जरूर चलेंगे, इससे कोई समझौता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट ही आजकल पूछी जा रही है। तो हिंदी और करंट है, आपने अगर 1-1 घंटा इधर दे दिया, मतलब मिनिमम बताया मैंने आपको, 1-1 घंटा अगर दे दिया, यहाँ पर आप 1 से 2 घंटा भी दे सकते हैं। तो एवरेज अगर ये 3 घंटा इधर आ रहा है तो इधर आप 6 घंटा कर लीजिए, यानी 3-3 घंटे के 2 सब्जेक्ट कर लीजिए। तो ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे 6 घंटा इधर और 3 घंटा इधर, तो आपका 60 से 70 दिन में, या मैक्सिमम करो 75 दिन में आपका कोर्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आप ईमानदारी से पढ़ें, नहीं तो बैठ के लिए तो आप पूरे दिन भर बैठे रहेंगे, एक चैप्टर खत्म नहीं होगा। एक तरीका होता है आयोग का अपने खुद के पढ़ने का, तो अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या पढ़े, अब यहां पर बात आई ये मैंने बता दिया आपको, बदलते पैटर्न के सवाल कैसे हल करें, ठीक है। क्या पढ़े, तो इसके लिए मैंने अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में पूरे टॉपिक बाई टॉपिक की लिस्ट बना रखी हुई है, आप मुझसे ले सकते हैं, आप जहां भी ले रहे हैं, यूट्यूब पे काफी लोग बता भी रहे हैं, वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्या पढ़े बात आई, वही यूट्यूब पे काफी भगदड़ भी मची हुई है और कई भसड़ मची है, सीधे सीधे बताइए। तो जैसे अब मौर्य काल है, अब एंशिएंट के कारण है तो मौर्य काल है। अगर मैं बात करूं पॉलिटी में तो भाग 5 भाग 6 नीति नीति तत्व, फंडामेंटल राइट, है ना, और भाग 17 तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा,
भाग 18, भाग 20 है, तो ये आप छोड़ नहीं सकते हैं। संसदीय जो प्रक्रियाएं हैं, कैसे बनेंगे, विधेयक कैसे बनते हैं, कैसे पारित होते हैं, ये सारी जो प्रक्रिया हैं वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज्यादा प्रश्न उठते हैं, ये बताने वाला आपको चाहिए। अब जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आप देखिए लाइन ऑर्डर लगाने वाले आ जाते हैं, दिशा के अकॉर्डिंग लगाने वाले प्रश्न आ जाते हैं, पिछली बार आया भी था। फिर कोई झील है कितने देशों से घिरी है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना। और चक्रवात है, उसका क्या कारण है, फ्यॉर्ड क्या है, ये तमाम कंसेप्ट वाले प्रश्न आ सकते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये इनको आप कैसे हल करेंगे। तो आप ज्योग्राफी करें तो मैपिंग अच्छी तरह से करिए, इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे यूपी की ज्योग्राफी हो, इनको बिना मैपिंग के तो करिए ही मत। बहुत आसान रहता है जो अगर आप मैपिंग के साथ इसको करते हैं। तो होता क्या है, इससे आपको एक लाइन लेवल मिल जाती है, आपको कॉन्फिडेंस बन जाता है, और जब पेपर आप देते हैं तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, आसानी से रिकॉल हो जाती हैं अगर आप मैपिंग करते हैं तो। नोट्स बनाइए तो उसमें बाकायदा पाई चार्ट बनाते हुए आप डेटा को नोट करिए, तो क्या है ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब आप फास्ट बाद में रिवीजन करते हैं तब। तो नोट्स बनाने की भी एक बहुत कला होती है ना। तो टॉपिक के बिंदु कैसे आप नोट करें, मान लो बजट ही है, अगर मैंने बजट में कहा तो आप बजट में आपने देख लिया, तो बजट 2000 जैसे 25 और 26 का क्या है, चलो इधर चलते हैं अभी। जैसे अगर मैं बजट की बात करूं तो 2025 और 26, ठीक है। तो अब इसमें आय और व्यय के अनुमान आपको याद होने चाहिए, नवीन परियोजनाएं, ठीक है, नवीन परियोजनाओं आपको मालूम ही होनी चाहिए। फिर इसमें पूंजीगत व्यय क्या है, आपके राजस्व व्यय क्या है ना, बचत क्या है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे गया हुआ है, कितना पैसा गया है, पर्यावरण पर कितना गया है, महिला पर कितना गया है, सोशल जस्टिस पे कितना गया है, ये तमाम ये मद होते हैं, उनको आप करना चाहिए। या कोई संगठन है, या भारत और किसी दूसरे राष्ट्र के साथ कोई टाई अप हुआ है, उसके समझौता की बिंदु क्या है, ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। तो ये जब आप हल करेंगे तो ये तो हल कर पाएंगे जब आपका नोट्स स्मार्ट बनेगा, या आपको जिसने गाइड किया है उसने बनवाए होंगे, है ना। तब आप जाकर के अच्छा रिवीजन भी कर पाएंगे और अच्छा प्रदर्शन आप एग्जाम हॉल में कर पाएंगे। अब जैसे मैं एक उदाहरण मोटा मोटा आपको दे देता हूँ, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश सरकार इस वक्त बहुत पर्यटन पे काम कर रही है, तो कौन कौन सी वहां पर अभी जो योजनाएं चल रही हैं, पर्यटन योजनाएं हैं, कॉरिडोर कौन कौन से हैं, उन कॉरिडोर को कौन कौन से सिटी जोड़ते हैं, बुंदेल सर्किट क्या है, महावर सर्किट क्या है, तमाम ऐसे जो प्रश्न है। जैसे डिफेंस कॉरिडोर है, कहाँ से कहाँ उसके नोट्स होंगे, ये जब पॉइंट याद होंगे। या SCR यानी जो उत्तर प्रदेश ने खुद राजधानी क्षेत्र बनाया है, कौन कौन से जिले उसमें शामिल हैं, कितनी भूमि उसमें शामिल है किस जिले की, फिर उनका क्रम भी लगाने को आ सकता है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए, और किस मद में सरकार ने ज्यादा पैसा लगाया है ना। तो ये जब ट्रेंडिंग जो न्यूज आप देखते हो, तब जाकर के आप एग्जामिनर का या जो पेपर बनाने वाले का दिमाग पढ़ पाते हो। इसके लिए आपको पहले से तैयार करना पड़ता है, और जो ये तैयारी करता है वो 30 से 40 हज़ार होते हैं, उन्हें फाइट होती है, बाकी सब भीड़ होती है। ध्यान रखना, 10 लाख फॉर्म भरे हैं, उसमें पढ़ने वाले 40 से 50 हज़ार लड़के होंगे, इससे ज्यादा होंगे नहीं है। बाकी तो ऐसे भी डाल देते हैं, फिर वो एक अधमनी मन से डालते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो 10 कोचिंग के नोट्स उठा के रखे रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं। टू द पॉइंट पढ़िए, लिमिटेड आप मैटर रखिए और अच्छे से पढ़ करके एग्जाम दे दीजिएगा। अब जैसे मैंने एक और मेरा पॉइंट था जिसमें आपको बताने वाला था, डेली टारगेट का बृहद मूल्यांकन, मैं बता ही चुका हूं, टॉपिक के बिंदु लगभग सारे हो चुके पॉइंट हैं। तो अब आप देख लीजिए कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं। 15-15 दिन के 15 चौका 60 है, यानी 4 आपके सब्जेक्ट मूल बड़े बड़े सब्जेक्ट 15-15 दिन में हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी 5-5 दिन में बाकी छोटे छोटे कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि अभी भी जो आपके पास दिन बचे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मुझसे अगर मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो उसका मैं बाकायदा 6 तारीख को एक बैच ओपन कर रहा हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम भी है और वो आपका टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है। दोनों एक ही साथ प्रोग्राम होंगे, डेली टारगेट दिया जाएगा और वो टेस्ट भी आपसे लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको अगर कुछ चीज़ ना समझ में आई हो या पॉइंट आपके मन में घूम रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसको वीडियो बना करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मार्गदर्शन देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।